हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ठीक है ना? ओके, चलिए बात करते हैं क्लास 11th फिजिक्स डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट थर्ड। ठीक है, आपको 2 दिन इससे पहले 2 लेक्चर इसके बनाए जा चुके हैं और 2 लेक्चर में आपको डायमेंशन के बारे में बताया गया था। पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें बताई थी आपको, जिसमें डायमेंशन निकालना, कैसे डायमेंशन निकाली जाती है, फंडामेंटल कुछ यूनिट्स बताई थी और फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उनकी डायमेंशन और उनके सिंबल बताए थे। कल के लेक्चर में जो बताया गया था आपको, इसके यूजेस बताए गए थे कि डायमेंशनल एनालिसिस के यूज क्या क्या है। जैसे सबसे पहला यूज हमने कल आपको बताया था डायमेंशनल एनालिसिस से कि बकिंघम पाई थ्योरम से कोई भी आपके पास में अगर पैरामीटर्स हैं तो उसको लेकर के आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जनरेट करना, एक एग्जांपल हमने आपको करके दिखाया था और 2 हमने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, जिसमें से एक था ग्रेविटेशनल फोर्स का कि आपको F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर प्रूव करना था, और दूसरा जो था आपके पास में वो स्टोक्स लॉ था, F बराबर 6 पाई एटा r इंटू v, जिसमें से आप स्टोक्स लॉ जो F बराबर 6 पाई एटा r इंटू v था वो आपसे सॉल्व हो गया होगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला था वो आपसे डिराइव नहीं हो पाया होगा। बहुत लोग जो हैं कर लिए होंगे और बहुत लोग उसको नहीं कर पाए होंगे। तो उसको करके पहले आपको बताते हैं कि उसमें क्या दिक्कत आ रही होगी, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर। ठीक है, उसको एक चीज को आपको केवल समझना है डायमेंशनल एनालिसिस के मीडियम से, तो आपको एक चीज वहां से पता चल जाएगी। तो आज कुछ और यूजेस हैं उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो पहले तो वही बकिंघम पाई थ्योरम, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है तो उसको एक बार एक एग्जांपल जो आपके ग्रेविटेशन वाला था उसको लेकर के बता दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही होगी वो बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद कुछ एक एग्जांपल और उसमें के करवा देंगे। अब उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, जो कल हमने क्वेश्चन दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, उसमें दिक्कत ये आ रही होगी कि जब हमने उसमें कहा था कि जो फोर्स हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि उसके मास m1 m2 पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो उसके बीच की डिस्टेंस होती है r, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g पर डिपेंड करता है। तो आप लोग जब इसको कर रहे होंगे तो हमने ये बताया था कि जब आप कभी भी इस तरीके से आए तो आपको क्या करना था, ये फोर्स F, ग्रेविटेशनल फोर्स F था, तो ये आपने इक्वेशन बनाई होगी Fg इक्वल्स टू ये g r और ये m1 m2, ये इक्वेशन बनाई होगी। अब जब इक्वेशन बनाई होगी तो क्या होगा कि जब यहां पर लिखेंगे तो आपको पता है कि इसके पावर a लिखेंगे, इसके पावर b, यहां पर c और यहां पर क्या हो जाएगा d। तो अगर क्योंकि मास ये दोनों अलग अलग थे, एक साथ हम लिख नहीं सकते हैं, इस वजह से इसकी पावर c हो जाएगी और इसकी पावर क्या हो जाएगी, d हो जाएगी। तो अब जब आप सॉल्व करते होंगे इनकी आप डायमेंशन पुट कर लेते होंगे दोनों तरफ, बोथ साइड, ठीक है, सब कुछ हो जाता होगा, लेकिन जब पावर कंपेयर करने की बात आती होगी उस समय आप इसकी पावर कंपेयर नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि जब इनकी बात करोगे तो यहाँ पर पावर कहां तक पहुंच चुकी है, डी तक पहुंच चुकी है, और ये डायमेंशनल एनालिसिस मीडियम से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि किसी की पावर या तो A, B, C मैक्सिमम 3 पावर तक ही सॉल्व की जा सकती हैं, इसके आगे की पावर सॉल्व नहीं की जा सकती। अगर किसी की पावर 3 से ज्यादा पहुंच गई, मतलब अगर D तक वो पहुंच गया, D के आगे D की F तक पहुंच गया, तो वो सॉल्व नहीं होगा, वो डायमेंशनल एनालिसिस मीडियम से सॉल्व नहीं होगा। ये लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। आप देखिए इसमें क्या था कि G की पावर A, R की पावर B और M की पावर क्या थी, C। अगर ये M ना होता तब तो ये सॉल्व हो जाती, तब तो ये A, B, C 3 पावर थी और मैक्सिमम 3 पावर तक ही हम केवल सॉल्व कर पाएंगे डायमेंशन में। इसके आगे अगर पावर बढ़ी तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस मीडियम से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर सॉल्व करना है तो आप m1 को m2 के क्या करिए, बराबर मान लीजिए, तो m1 m2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो केवल एक ही m यहाँ पर रखिएगा, इसको मत रखिएगा, इसी को m के बराबर मान लीजिएगा। इतना ही करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे आप करें, इसकी पावर अगर मतलब 4 पावर हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम 3 से ऊपर अगर पावर पहुंच जाएंगे तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये फॉर्मूला सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। ठीक है, आंसर में जैसे एक यूज हमने आपको बता दिया था कि जनरेट फार्मूला। ठीक है, बकिंघम पाई थ्योरम से हम फार्मूले को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज क्या है कि टू डिटरमाइन कांस्टेंट। ठीक है, कोई इक्वेशन आपको दे रखी है फिजिक्स की, उसमें कुछ कांस्टेंट होंगे, उस कांस्टेंट को हम इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उस कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर।
मतलब अगर आपको मान लीजिए एमकेएस सिस्टम में कोई यूनिट दे रखी है, ठीक है, उसको आप सीबीएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको भी आगे बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए आपको कोई मीटर में कोई यूनिट दे रखी है तो उसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से। लास्ट क्या आपके पास में, टू चेक करेक्शन ऑफ इक्वेशन, मतलब जैसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। जैसे आपके पास में एक एनर्जी है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है k = 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या, mgh। तो आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों रिलेशनशिप सही है कि नहीं सही है। तो आपको करना क्या होगा कि 1/2 mv² को mgh के बराबर रख करके देखना होगा। अगर किसी को कंपेयर करना है कि वो चीजें सही हैं कि गलत हैं, तो आप उसको क्या करिए, LHS RHS एक दूसरे के बराबर बराबर रख दीजिए। अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है इसका मतलब ये रिलेशनशिप क्या है, करेक्ट है। तो ये चीज है, इतने हमारे पास यूजेस हैं, यही यूजेस आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया था स्टोक्स लॉ वाला उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आज हम दूसरा यूजेस इसका देखेंगे, टू डिटरमाइन कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसमें से कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसको आज हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले उस कांस्टेंट की वैल्यू जानने से पहले आपको एक प्रिंसिपल जानना होगा, ठीक है। एक सिद्धांत है, इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है, ठीक है। वो आपको पहले पढ़ना होगा, उसके बाद आप आगे इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल आपको पहले हम समझाते हैं क्या है, कहता क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा सबसे पहले, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता क्या है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास में दे रखी है तो उसमें LHS वाला जो साइड होगा आपके पास में, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड होगा, दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो RHS होगा वो LHS के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी कंडीशन इनकी क्या है, इस प्रिंसिपल की कंडीशन क्या है, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई दो चीजें आपस में ऐड हो रही हैं या कोई दो चीजें आपस में सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर कोई दो वेरिएबल या दो कंपोनेंट्स कोई आपस में ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे, ये तभी होंगे, ये तभी पॉसिबल है, तभी ऐड हो सकते हैं, तभी सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। अब एग्जांपल से समझते हैं। पहली चीज हमने क्या बताई थी इस प्रिंसिपल में, पहली चीज ये बताई है कि अगर आपके पास में जो LHS साइड होगा वो RHS साइड के जो डायमेंशन होंगी वो दोनों क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी। जैसे एक इक्वेशन है v = u + at, ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, आप सबको पता होगी, ठीक है। v = u + at। हमने क्या कहा है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डायमेंशन इस v की होगी, मतलब जो इस साइड में जो डायमेंशन लिखी है, जो डायमेंशन इस वेलोसिटी की होगी, वही डायमेंशन इधर के पूरे ये जो लिखा हुआ है u + at उसकी होगी। मतलब जो LHS होगा वो RHS के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब जो LHS की डायमेंशन होगी वो RHS के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अभी इसको कैसे कहते हैं बात कर लेते हैं। दूसरी चीज हमने क्या बताई थी कि अगर कोई दो कंपोनेंट आपस में ऐड हो रहे हैं या आपस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की डायमेंशन क्या हो, एक जैसी हो। मतलब कहने का ये है कि अगर इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन अलग अलग हैं तो ये ऐड नहीं होंगे। अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, एक जैसी होंगी। जो डायमेंशन इस u की होगी वही डायमेंशन क्या होगी, इस at की होगी। अब जरा एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है इसी को समझ लेते हैं पहले। जैसे ये v = u + at है और हमको क्या करना है कि इसको दिखाना है इस प्रिंसिपल के उससे कि ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ये सही लिखी हुई है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड। पहले हम LHS साइड ले लेते हैं इसका, और इसमें क्या लिखा है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट पता है कि क्या होती है, मीटर/सेकंड। तो मीटर की क्या हो जाएगी L और सेकंड की क्या हो जाएगी T। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1। ये तो वेलोसिटी की निकल आई। हमने क्या कहा है कि जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इन दोनों की भी क्या होनी चाहिए। तो u + at है तो u की पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो u की क्या है
इनिशियल वेलोसिटी है, इसको मीटर पर सेकंड कहते हैं। तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, lt -1। मतलब जो डायमेंशन इस v की थी वही डायमेंशन किसकी है, u की है। मतलब देखिए दोनों डायमेंशन बराबर बराबर हैं। अब यही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, at की। तो अगर हम at की बात कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की क्या होती है, यहां पर इस टाइम की, इसकी भी सेकंड हो जाएगी हमारे पास, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, तो ये at की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो मीटर की l, इसकी t, ऊपर जाएगी तो lt -1। ठीक है, ये तो डायमेंशन। अब देखिए जो डायमेंशन इस v की थी वही डायमेंशन किसकी है, इस u की है, वही डायमेंशन किसकी है, at की है। मतलब कहने का ये है कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। मतलब जो डायमेंशन इधर आएगी वही डायमेंशन कहाँ आएगी, इधर आएगी। ठीक है, अब अगर मतलब ये u प्लस at की टोटल डायमेंशन किसके बराबर होगी, इस v के बराबर होगी। LHS RHS के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो डायमेंशन u की थी वही डायमेंशन किसकी है, at की है। u की भी डायमेंशन क्या थी, lt -1, और at की भी डायमेंशन क्या निकल के आई है, lt -1। और हमने क्या कहा था, ये प्रिंसिपल कहता क्या है, ये प्रिंसिपल यही कहता है कि जब तक दोनों की डायमेंशन सेम नहीं होंगी ये ऐड नहीं होंगे। इसका मतलब ये यहाँ पर ऐड हुए थे, इसका मतलब इनकी डायमेंशन क्या थी, सेम थी। इसी वजह से इन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। अगर जो u की डायमेंशन होगी वो at की डायमेंशन होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो u की डायमेंशन है वो किसकी डायमेंशन है, at की डायमेंशन है। जो u की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी होगी, at की होगी। अगर हमको इसको चेक करना है तो देखिए एक तरीका बताते हैं। u की डायमेंशन क्या होती है, lt -1 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए a की डायमेंशन को निकालनी है, a की, तो t की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। अब ये t देखो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, lt -1, और ये t कहां चला जाएगा, इसके नीचे। ये t जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, +2 तो ये lt माइनस क्या हो जाएगा, 2। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन भी क्या निकल के आई, lt -2। तो किसी भी तरीके से अगर आप तोड़ करके या जिस तरीके से जैसे भी आप डायमेंशन निकालेंगे वो डायमेंशन क्या होगी, हर एक तरीके से करेक्ट होगी। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेकर के और समझाते हैं, आएगा समझ में, धीरे धीरे समझिए। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि पता नहीं क्या है, सब फालतू वाली चीजें है ना, जबरदस्ती वाले काम हो रहे हैं, जबरदस्ती वाले काम कुछ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आगे समझते हैं जरा। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जहां पर आपको कुछ कांस्टेंट होंगे उसके अंदर, और उस कांस्टेंट की वैल्यू को आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। उससे पहले इस प्रिंसिपल को फिर से समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है। ये कहता है कि जो डायमेंशन अगर कोई एक इक्वेशन दे रखी है तो जो LHS साइड की डायमेंशन होंगी वो RHS साइड के डायमेंशन के क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरी बात इसमें क्या थी कि अगर कोई दो कंपोनेंट्स आपस में ऐड होते हैं या सब्सट्रैक्ट होते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है तो वो ऐड नहीं हो सकते या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जरा देते हैं, उसको समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है इस बुक में, कह रहा है कि एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय a बराबर, देखो एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन a ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन a ऑफ पार्टिकल एट टाइम t is given by a is equals to at plus b upon c plus t square. Find out the dimension. Find out the dimensions of constant a, b and c. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में दिया है, ये क्वेश्चन है आपके पास में कि एक्सेलरेशन a आपका पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन आपको a दे रखा है एट टाइम t टाइम पर, और एक क्वेश्चन गिवन है a इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन c प्लस t स्क्वायर। तो आपको a b c ये तीनों कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करके बतानी। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने आपको क्या कहा था, पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए कि a इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन c प्लस t स्क्वायर।
समझिएगा, ठीक है। जहां पर इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन, ठीक है, जहां पर ए क्या है एक्सेलरेशन, ए क्या है कांस्टेंट टी टाइम, बी भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, और ये टी भी क्या है टाइम। हमने क्या कहा था कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो डायमेंशन इस ए की होगी, मतलब जो डायमेंशन इस एक्सेलरेशन की होगी, वही डायमेंशन किसकी होगी, इस पूरे की होगी। बस डिफरेंस ये है कि इधर एक कंपोनेंट है और इधर दो कंपोनेंट है। दूसरी बात हमने क्या कही थी कि अगर दो चीजें आपस में ऐड हो रही हैं कहीं पर भी, चाहे इसको ले ले पूरी को ऐड हो रहा है, या इसको ले लेने को ऐड हो रहा है, तो अगर कोई दो चीजें आपस में ऐड होंगी तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की डायमेंशन भी क्या है, सेम है। मतलब जो डायमेंशन इस एटी की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, इस पूरे की होगी। जो डायमेंशन, क्योंकि ये दोनों भी ऐड हो रही हैं, तो जो डायमेंशन इस सी की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, इस टी की होगी, तभी ये ऐड हो सकते हैं। अब हमको ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए करते हैं, हर एक तरीके से समझिएगा इसको बहुत अच्छे से, कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो कायदे से समझिएगा इसको, जबरदस्ती वाले काम नहीं है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, अब ए है, ए हमारे पास क्या था एक्सेलरेशन, एलएचएस को ले लेते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी LT-2। तो ये तो हमारे पास निकल आया ए। हमने क्या कहा कि जो डायमेंशन इस ए की होगी वही डायमेंशन इस एटी की होगी, वही डायमेंशन इस b/c+t² की होगी, ठीक है। तो जो हमने क्या कहा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, जो डायमेंशन ए की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, ए टी की होगी, ठीक है। तो अगर हमको ए की निकालनी है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/T, मतलब डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। अब डायमेंशन ए की डायमेंशन क्या होती है, LT-2, और टाइम की डायमेंशन क्या है t। ये t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये LT-3। मतलब जो a कांस्टेंट था उसकी डायमेंशन क्या हो गई, LT-3। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो L मीटर की होती है और t किसका होता है सेकंड, तो मीटर पर क्या हो जाएगी, सेकंड क्यूब। तो ये मीटर पर सेकंड क्यूब हो जाएगी। तो ये a की क्या हो गई डायमेंशन, और ये a की क्या हो गई यूनिट। इतना समझ में आया। अब हमने क्या कहा था, अब हमको b/c+t² की भी डायमेंशन निकालनी है। इसकी भी डायमेंशन क्या आनी चाहिए, जो एटी की डायमेंशन आएगी, ये जो डायमेंशन आएगी वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, इसकी भी। तो अब अगर देखो यहाँ पर c+t² है, तो देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और हमने क्या कहा था कि इस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये दोनों ऐड होंगे तभी ऐड हो सकते हैं जब ये c की डायमेंशन किसके बराबर हो, इस t² के बराबर हो। अगर इस c की डायमेंशन t² के बराबर होगी तभी ऐड हो सकता है, अदरवाइज ऐड नहीं हो सकता। तो हम ये लिख सकते हैं ना, इस c t² के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये c कांस्टेंट है और t टाइम है, तो ये t की पावर कितना हो जाएगा 2। तो c की डायमेंशन कितना निकल आएगी, t की पावर 2। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर, तो सॉरी t टाइम है तो टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या लिखा है, c की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेकंड स्क्वायर। अब हमने दूसरी बात क्या कही है, हमने ये कहा कि जो डायमेंशन c की थी वही डायमेंशन किसकी होगी, t² की होगी। अब b बचा है, तो अब जो डायमेंशन इस एटी, अब देखो ये दोनों भी तो ऐड हो रहे हैं, पूरा ये पूरा और ये पूरा ऐड हो रहा है, तो जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इस पूरे की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी देखो करते हैं। अब देखो a है तो a की डायमेंशन कितने निकाली हमने, देखो एटी की डायमेंशन हमने क्या कहा, एटी की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, b/c+t² के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब एटी की डायमेंशन क्या होगी, देखो a की डायमेंशन कितनी है, LT-3 ये है, और t की डायमेंशन कितनी होती है, t इक्वल टू b की डायमेंशन हमको निकालनी है, और इस पूरे की डायमेंशन सेम होगी, और ये c+t² की डायमेंशन क्या निकाल के आई है, c प्लस, मतलब जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी, तो दोनों की डायमेंशन तो सेम ही है ना, तो दोनों की डायमेंशन क्या थी, t²। देखो जो डायमेंशन c की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, t² की होगी, तो ये b पार्ट कितना हो जाएगा, t²। अब देखिए ये जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये L है और ये t-3 और यहाँ पर t है, और ये t जब इधर आएगा तो 2 इधर ये भी तो हो जाएगा, तो 3 - 2, तो कितना बचा, यहाँ पर ये -3 लिखा था, ये इधर आएगा तो 3 - 2 कितना बचेगा, -1, और ये t यहाँ पर 1 लिखा है, तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाला। तो ये b की डायमेंशन अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये b इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, LT-3 एक साथ में लिख लेते हैं,
और ये t और ये भी तो ये जाएगा t की पावर 2, तो 2 3 और ये कट जाएगा, तो b की डायमेंशन कितनी हो जाएगी l। तो एक b की डायमेंशन है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। b की डायमेंशन कितनी निकल के आएगी l, a की डायमेंशन कितनी निकल के आएगी lt-3 और c की डायमेंशन कितनी निकल के आएगी t2। ठीक है, तो ये इतनी हमारे पास डायमेंशन निकल करके आई है। अब आपको देखना है कि देखो जो अब आपको ये बताना था कि हमने क्या कहा है कि जो a की डायमेंशन होनी चाहिए थी, जो LHS की होनी चाहिए थी, वही पूरी किसकी होनी चाहिए थी RHS की होनी चाहिए थी। ये भी तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो a की डायमेंशन कितनी निकल के आएगी lt-2। अब at की डायमेंशन अगर इसी के बराबर होती है तो इसका मतलब ये क्या है सही है। तो देखो at की डायमेंशन अगर निकाल लें तो at की डायमेंशन इसके, अब देखो a की डायमेंशन कितनी निकल के आई है lt-3, a की डायमेंशन कितनी है lt-3 और t की डायमेंशन कितनी है t, तो 3 और यहाँ पर t 3 मतलब 3 - 1 तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो lt-2। देखो a की डायमेंशन at की डायमेंशन के बराबर है, मतलब इसकी डायमेंशन के बराबर आ रही है, मतलब ये अभी तक करेक्ट है। अब यही सेम मतलब जो डायमेंशन a की होनी चाहिए थी वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए थी, इसकी भी होनी चाहिए थी। जो डायमेंशन इस a की है वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, इस पूरे की होनी चाहिए। तो देखो a की डायमेंशन हमको पता है lt-2 है। अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, तो ये b है और b/c+t² ये है हमारे पास। तो b की डायमेंशन कितनी होगी, b की डायमेंशन निकाला कितनी है l और इसकी डायमेंशन कितनी थी t2, ये निकाला था क्योंकि इसकी डायमेंशन भी t2 तो इसकी भी डायमेंशन कितनी t2, तो टोटल की डायमेंशन भी कितनी t2। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा lt-2। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब इसकी डायमेंशन भी किसके बराबर आ रही है a के बराबर आ रही है। मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब सब एक दूसरे के क्या है बराबर है। ठीक है, तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि जो LHS की जो डायमेंशन होगी वो पूरे RHS के क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, और दो आपस में ऐड कभी होंगे जब दोनों की डायमेंशन क्या होंगी सेम होंगी। आया समझ में, इसको लिखिए। ठीक है, कुछ और एक एग्जांपल आपको देकर के समझाते हैं, अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर किसी को ये समझ में ना आए तो आप कॉल करके भी हमसे मालूम कर सकते हैं, उस पर समझा देंगे। ठीक है, या व्हाट्सएप पे कॉल करके मालूम कर सकते हैं, उस पर समझा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, लेकर के और समझाने की कोशिश करते हैं इसको। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो आप लोगों को। एक क्वेश्चन और है आपके पास में, जैसे एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन आपको दे रखी है x = at + bt² में इक्वेशन दे रखी है, जहां पर x जो है ये लेंथ को डिनोट करता है, x जो है ये लेंथ है और t जो है आपके पास में ये टाइम को डिनोट कर रहा है, और a और b ये कांस्टेंट है। इन्हीं कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस a और b की कांस्टेंट की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिएगा, इसको बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, इससे समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल पर, उसी प्रिंसिपल पर जाते हैं। ठीक है, आप लोगों का दिमाग बिल्कुल दही हो गया होगा, है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अभी दिमाग का दही हुआ है, अभी मट्ठा बनेगा, पनीर बनेगी, पता नहीं क्या क्या बनेगा अभी आगे आने वाले समय में, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब देखिए x = at + bt² ये क्वेश्चन है। प्रिंसिपल क्या कहता था हमारा, प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इसकी डायमेंशन होगी, इस x की डायमेंशन होगी, वही डायमेंशन किसकी होगी इस पूरे की होगी। मतलब LHS RHS के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहा था कि अगर कोई दो चीजें आपस में ऐड हो रही हैं या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो इन दोनों की भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। मतलब जो इस AT की डायमेंशन होगी वही इस BT² की डायमेंशन होगी, और जो AT + BT² की डायमेंशन होगी वो x की डायमेंशन होगी। ठीक है, तो ये पूरा RHS LHS के बराबर होना चाहिए और ये इसकी डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, समझते हैं, a और b की डायमेंशन निकालते हैं। x क्या है लेंथ, काहे में रखी जाएगी मीटर में, टाइम है काहे में सेकंड में, और कांस्टेंट काहे में सी में नहीं, कांस्टेंट की नहीं होती है कोई भी डायमेंशन या यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती यूनिट, जब तक वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा तब तक यूनिट्स की नहीं होगी। अब इसी AB की डायमेंशन हमको फाइंड आउट करनी है कि आखिर ये यूनिट है कि नहीं है तो कौन सी यूनिट है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर रखते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर। अब x की डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं। x की यूनिट क्या
मीटर, तो इसकी डायमेंशन क्या, L। ठीक, अब देखिए हमने क्या कहा आपसे कि जो डायमेंशन इस x की होगी वही डायमेंशन इस AT की होगी, वही डायमेंशन इस BT स्क्वायर की होगी, और जो डायमेंशन इस AT की होगी वही किसकी होगी, BT स्क्वायर की होगी, और इस टोटल की डायमेंशन इसके बराबर होगी। कुछ नहीं समझ में है ना, समझो, फिर से समझाते हैं कि x की डायमेंशन कितनी होती है, L, और हमने क्या कहा कि x की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, इस AT की डायमेंशन के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। A कांस्टेंट है, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन t, x का कितना L, टाइम का कितना t, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना L t माइनस 1, ठीक है, तो ये A कितना हो गया, L t माइनस 1। अब L t माइनस 1 तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो L किसकी होती है, मीटर की, और t माइनस 1 सेकेंड की, तो मीटर पर सेकेंड, तो इस A कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, LT माइनस 1, और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी को डिनोट करता है। मतलब जो यहाँ पर A लिखा था ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, B की बात करते हैं। तो हमने क्या कहा है कि जो डायमेंशन, ये दोनों तभी ऐड होंगे जो डायमेंशन, अगर इसकी बात करते हैं हम, x की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। x की डायमेंशन अगर AT के बराबर है तो x की डायमेंशन BT स्क्वायर के भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो x की डायमेंशन क्या होती है, L, B की डायमेंशन हमको निकालनी है, टाइम की क्या हो जाएगी, T2, तो ये B इक्वल टू कितना हो जाएगा, L, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, T2, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, LT माइनस 2, तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी LT मीटर, और t माइनस 2 की मतलब सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी डायमेंशन होती है, यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, यानी कि जो b है ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन सब की। तो देखो अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या चीज लिखी है, अच्छा x था हमारे पास, ये मीटर में एक क्या थी, वेलोसिटी थी ना, वेलोसिटी की दिखा रहा है, इसको हम v लिख सकते थे ऐसे, और टाइम t, और ये b को डिनोट कर, b किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, तो ये AT स्क्वायर है, और अगर इसके आगे 1/2 लगा लें तो ये देखिए मोशन की सेकंड इक्वेशन की है, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से घुमा करके दे दिए हैं, और a और b की डायमेंशन आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखिए हमने ये कहा था, अब देखो आपको ये तो नजर आ रहा होगा कि जो x की डायमेंशन है, x की डायमेंशन वो किसके बराबर होनी चाहिए, AT के बराबर होनी चाहिए, और x की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, BT स्क्वायर के भी बराबर होनी चाहिए। तो ये देखो अब तो b की डायमेंशन कितनी निकल के आई, LT माइनस 2, और इसकी भी डायमेंशन a की कितनी निकल के आई है, LT माइनस 1। अब देख लेते हैं कि दोनों की डायमेंशन के बराबर बराबर हैं, तो x की डायमेंशन a की होनी चाहिए, और वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, BT की, और इनकी भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों ऐड होंगे। तो देखो x इक्वल्स टू क्या था, x इक्वल्स टू AT है, ये ब्लू मार्कर है दिखाई नहीं पड़ता होगा। तो देखिए x की डायमेंशन क्या होती है, L, और a की डायमेंशन कितनी निकाली है, a की डायमेंशन देखो यहां से कितनी निकाली है, LT माइनस 1, और t की डायमेंशन कितनी होती है, t, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये L किसके बराबर हो जाएगी, L, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर हैं। अब यही डायमेंशन BT स्क्वायर के भी बराबर होनी चाहिए, x किसके बराबर चाहिए, BT स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो x की डायमेंशन कितनी L, b की डायमेंशन कितनी निकाली है, LT माइनस 2, और t की कितनी है, T2, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी कितनी हो जाएगी, L, मतलब इसकी डायमेंशन के भी बराबर है। अब ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों ऐड तभी होंगे जब दोनों की डायमेंशन बराबर हो, मतलब AT की भी डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, BT स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो a की डायमेंशन कितनी निकल के आई, LT माइनस 1, और t की डायमेंशन कितनी निकल के आई है, t, b की डायमेंशन कितनी निकल के आएगी, LT माइनस 2, और इसकी डायमेंशन कितनी निकल के आई है, T2, टाइम की T2 होती है। ये कट गया, ये कट गया, इधर भी L बचा, और इधर भी क्या बचा, L बचा, मतलब जो डायमेंशन इसकी थी वही डायमेंशन इसकी है, और वही डायमेंशन किसकी है, इस x की है, मतलब x की भी डायमेंशन L, AT की भी डायमेंशन L, और इसकी भी डायमेंशन L, मतलब सब एक दूसरे के क्या है, बराबर। ठीक है, आए समझ में। ठीक, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं घर से करने के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे रहे हैं, कोशिश करिएगा करने की, अगर समझ में नहीं आया है तो कल हम आपको और इसको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक वांडर वाल इक्वेशन है आपके पास में, वांडर वाल इक्वेशन P प्लस A अपॉन
v स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में v माइनस b इज इक्वल टू r इंटू टी। हेयर P इज इक्वल टू प्रेशर, A और B ये कांस्टेंट हैं और इन्हीं की वैल्यू आपको भी क्या करनी है, इन्हीं की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और V जो होगा ये वॉल्यूम है आपके पास में, R गैस कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, और T जो होगा ये टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ये टेम्परेचर, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम ही है, ठीक है। इसमें से आपको इस A की और इस B की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक, ओके। पास में ये फार्मूला है वाटर वाली इक्वेशन P प्लस A अपॉन B स्क्वायर B माइनस B इक्वल टू RT, यहाँ पर A और B कांस्टेंट है और इसी की डायमेंशन आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि जो डायमेंशन इस P की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, A अपॉन B स्क्वायर की। जब तक दोनों की डायमेंशन सेम नहीं होंगी ये ऐड नहीं होंगे, तो जो P की डायमेंशन होगी वो किसकी होगी, A अपॉन B स्क्वायर की। तो ये वॉल्यूम में P है तो A बराबर कितना हो जाएगा, PV स्क्वायर। तो इस तरीके से काहे की निकल आएगी, A की। उसी तरीके से हमने देखो सब्सट्रैक्ट भी कहा था, सब्सट्रैक्ट तभी होंगी जब दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब जब जो डायमेंशन B की होगी अगर वही डायमेंशन B की है तो फिर क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से A और B की डायमेंशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है आपको, ठीक। तो इतना ही आज की वीडियो में, और अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है इसमें से तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके आप हमें क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, जब कल हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगी चीजें, ठीक है। करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि उस प्रिंसिपल को ध्यान रखिएगा कि एलएचएस आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होंगी, और दो अगर सब्सट्रैक्ट होंगी या ऐड हो रही है तब भी उनकी डायमेंशन क्या होंगी, दोनों की सेम सेम होंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको और डिस्कस कराएंगे कि इसमें जैसे कल आपको बताया था कि करेक्शन कैसे चेक करेंगे कि एक क्वेश्चन गलत है या सही है, और यूनिट कन्वर्जन, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन आएगा तो उसको भी कल हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी घर पे एंजॉय करिए, ठीक है, खाइए पिए मौज करिए और पढ़ाई करिए, ठीक, ओके बाय।